नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए। यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राज्य की विधानसभा में 140 की स्पीड से मांगा जाता है, बाकी लोकसभा और राज्यसभा में 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। यह डिक्टेशन दोस्तों 10 मिनट का रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पहले तो रीडिंग प्रैक्टिस करने के बाद रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप पार्लियामेंट रिपोर्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। कब वैकेंसी आती, कितनी वैकेंसी आती, क्या स्पीड मांगा जाता है, सैलरी क्या होती वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट सत्र पर अपने विचार रखने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस संबंध में मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की अगर बात की जाए तो मुझे अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव की बात जरूर यहाँ पर कहनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान तो पूरे देश में चालू किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं सांसद हूँ वहाँ जब शौचालय निर्माण की बात हुई तो गाँव में यह स्थिति थी कि किसी भी गाँव में शौचालय नहीं था। मैं इस सदन में उपस्थित विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये शौचालय किनके पास थे। शौचालय उनके पास थे जो सक्षम व्यक्ति थे, जो गरीब लगातार 60 वर्षों से इंतज़ार कर रहा था कि हमको सरकार से मूलभूत सुविधा हमको न जाने कब मिलेगी। उसके इस लंबे इंतज़ार को हमारी सरकार ने ख़त्म करने का काम किया। मेरा तो सौभाग्य है कि इसके बाद राहुल गांधी जी बोलेंगे इन्हीं की सरकार ने पिछले 60 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया है। माननीय उपसभापति महोदय, हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं कि हमें बिजली चाहिए, हमें शौचालय चाहिए, हमें आवास चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो काफ़ी समय पहले ही इस देश की गरीब जनता के लिए उपलब्ध करा दी जानी चाहिए थीं। हम जिस बल पर यह सरकार बनाकर यहाँ पर नियम बनाने के लिए आते हैं, यह सिर्फ जुमला रह गया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के बेचारे गरीब हट गए, लेकिन गरीबी हमारे देश से नहीं हटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि यदि किसी ने हम लोगों की सुध ली है, यदि हमारे समाज की किसी ने सुध ली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। यहाँ हम शौचालय की बात कर रहे हैं। पहले जब हम लोग गांव में जाते थे तो हमें देखने को मिलता था कि ना जाने कितने घरों में शौचालय नहीं बने हुए थे। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी उसी गरीब समाज से आता हूँ। मैंने भी इस तरह की गरीबी और बेबसी देखी है, इसीलिए मैं उनके दुख और तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ। हमारे गांव की महिलाओं को जब शौचालय जाना होता था तो दिन भर महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ता था कि जब शाम हो जाएगी तब हम जाएंगे। अगर उनकी इस तकलीफ़ को किसी ने सुध ली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है। मैं आज यह बात कहकर गर्व की अनुभूति कर रहा हूं कि हमारे जैसे युवा सांसदों को इस तरह की प्रेरणा प्रतिदिन मिलती है। जहां हम निचले स्तर की बात कर रहे हैं तो मैं कुंभ मेले की बात भी करना चाहता हूं। जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, उसकी जितनी भव्यता थी उसकी पूरे देश के लोगों ने सराहना करने का काम किया। मुझे इस बात का गर्व होता है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उसका सफल आयोजन किया गया। जब कुंभ मेले का आयोजन समाप्त हुआ तो हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका अभिनंदन किया, जो वहां पर शौचालय साफ करते थे, जो नदी साफ करते थे। आदरणीय सभापति जी, इससे हम जैसे करोड़ों नौजवान साथियों को प्रेरणा मिलती है जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया जो राहगीर थे, जो मजदूर काम करते थे, जो प्रतिदिन जब 400 रुपये की मजदूरी करते हैं तब जाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं और उनको खाना खिला पाते हैं। जब काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने गए थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों ने जिस तरह से इस बात की सराहना की कि उस समय हम सब लोग वहां पर उपस्थित थे। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सब कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हो सका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, शौचालयों की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। हम जो मांग करते हैं वह मांग वर्ष 2014 में जाकर पूरी हुई। हमारे समाज के लोगों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों या राजस्थान के हों, उनको यह सपना पूरा होते हुए दिखने लगा। यह उम्मीद जगने लगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए। उन्होंने संसद के गेट पर मत्था टेका कि इस समाज का जो आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, जहां सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो हमारी यह सरकार उनको पूरा करने के लिए संकल्पित है। मैंने इसे देखा और मुझे खुशी है कि पिछले लगभग 12 वर्षों से मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ। महोदय, मैं काफ़ी समय तक विपक्ष में भी रहा। हमारे कई साथी सांसदगण इस सदन में आज बैठे हुए हैं। हम सब लोग एक साथ इस सदन में वर्ष 2009 में पहली बार आए थे। जब हम आए थे तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग सदन में जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। अगर हम अपने क्षेत्र की बात रखेंगे तो शायद हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। हम लोग 0 आवर प्रश्नकाल में अपनी बात रखते थे, लेकिन हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती थीं। समस्याओं के खत्म होने की बात छोड़िए, उसकी सुध भी नहीं ली जाती थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो मुझे याद आता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, चाहे वह रेल की हो, चाहे अस्पतालों की हो, चाहे रोड जोड़ने की बात हो, जहां पूरे देश में लाखों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास पिछले 4.5 वर्षों में हुआ है, उतना विकास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं वहां विधायक भी रहा हूं। सन 2002 से 2007 तक मैं विधायक रहा हूं। मैं यह जानता हूं, यहाँ हमारे गुरु आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत उस पार्टी से की थी, लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब मैं वर्ष 2002 से 2007 के बीच विधायक था तो बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में बनी रहती थी। हम सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में पहले हम लोगों को 7 घंटे से ज़्यादा बिजली कभी नहीं मिली। अगर सुबह 5 घंटे बिजली रहती थी तो फिर शाम को 2 घंटे रहती थी, और अगर शाम को 2 घंटे रहती थी तो सवेरे 3 घंटे या 4 घंटे ही बिजली रहती थी। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जुमलेबाजी कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम बिजली मुफ्त देंगे। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी की भी सरकार थी, मगर इससे पहले किसी ने वहां की सुध नहीं ली। हम यह कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से हम उत्तर प्रदेश में अभी करीब 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये लोग उस समय को भूल गए होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दनिश भाई बोल रहे थे कि हम गलत आंकड़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको सच्चाई का ठीक तरह से पता नहीं है।
इनको कर्नाटक के बारे में भी पता नहीं है। यह तो गलती से उत्तर प्रदेश की राजनीति करने लगे। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और यह मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही है, फिर चाहे वह कानून व्यवस्था की बात हो क्यों ना हो, मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की निश्चित तौर पर याद आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था ताकि कानून का राज हो सके। डॉक्टर भीमराव जी को हम लोग अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अगर वे ना होते तो शायद हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस सदन के हिस्सेदार नहीं होते। महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सही सम्मान मिलना चाहिए था उसे दिया है। अगर उनको किसी ने सही सम्मान दिया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके नाम पर हमने विश्वविद्यालय बनवाया, उनके नाम से हमने कन्वेंशन सेंटर बनवाया, उनके नाम से हमने पंच तीर्थ स्थल बनवाया, उनके नाम से जितनी भी जगह थी उनको हमने विकसित करके एक आईना दिखाने का काम किया। इससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना ही सम्मान करती हैं तो ये सभी काम कांग्रेस को अपने शासनकाल में कर देने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी का एक हिस्सा हूं जिसने हमेशा देश हित के बारे में सोचा है और आगे भी देश हित के बारे में सोचती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत। समाप्त। दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस रहिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 140 शब्द प्रति मिनट की। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।